दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 1 जून 2020 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पिछले कुछ अनसर्टेन रीजन्स की वजह से मई के 3-4 दिन के करंट अफेयर्स छूटे हुए हैं, उसको आज देर रात तक मैं उनको भी अपलोड कर दूंगा, तो पीछे वाला आपका मई का कंप्लीट हो जाएगा। इसी के आगे हम जून का देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कोई भी आपका करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा इंडिया सीरीज 2020 चल रही, उसको आप ज़रूर देखिएगा। जो भी IAS PCS या SSC या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला जो PIB, जैसा कि PIB से हम लोग शुरू करते हैं, तुम देखते हैं कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर के न्यूज़ थी। तो हम पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री केयर्स फंड आखिरकार न्यूज़ क्या रही है। तो हुआ क्या कि किसी कार्यकर्ता के द्वारा, एक्टिविस्ट के द्वारा PMO ऑफिस से यह सूचना मांगी गई कि PM केयर्स फंड में कितना पैसा आया और कहां से आया, उसके बारे में उसे सूचना उपलब्ध कराई जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI इसी को कहा जाता, और यह 2005 में इसे संसद के कानून के माध्यम से पारित किया गया। तो RTI हमारा क्या है, एक आपका अधिकार है, लीगल अधिकार है, यानी विधिक अधिकार है। तो इसी के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का एक सेक्शन 2H है। 2H की हम आगे बात करेंगे। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करते हुए काम मांगा गया कि PM केयर्स फंड के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाए। लेकिन PMO जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इससे आप देखोगे PMO से क्वेश्चन भी आपका आया था। PMO से क्वेश्चन इस बार PCS में आया था, तो हम इसकी भी बात करेंगे। तो इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में कितना पैसा आया है। कोविड-19 से निपटने के लिए आप जानते हो कि इसका गठन किया गया, तो इससे सूचना उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसको सूचना देने से मना कर दिया और कहा जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड है या पब्लिक अथॉरिटी यानी लोक प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा में कौन कौन आता है, उसी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा यानी सेक्शन 2H के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो अभी हम देखेंगे पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आता क्या क्या है, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये PMO ऑफिस क्या है। चूंकि यहाँ PMO ऑफिस की बात आई है, तो हम समझ लेते PMO ऑफिस। तो इसका गठन यानी कब किया गया, हुआ तो वैसे 1947 में था, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। और बाद में इसका नामकरण जो PMO के रूप में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रूप में इसका गठन मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व के काल में इसका गठन होगा। और ध्यान दीजिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी। यही स्टेटमेंट इस बार गलत दिया गया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ना कि, आप ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी इसका अध्यक्ष नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत क्या क्या आता है। पब्लिक अथॉरिटी या लोक प्राधिकरण की बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थापित कोई भी स्वायत्त शासी संस्था, निकाय या प्राधिकरण, कोई भी संस्था, निकाय, प्राधिकरण जो कि संविधान के अंतर्गत स्थापित की गई है, भले हुआ सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत क्यों ना हो, तो वो सभी आपका पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा। दूसरा और क्या क्या आपका आता है, तो इसमें आपका संविधान के द्वारा या संविधान के अधीन दो चीज़ें हैं। तो यही आपका प्राधिकरण हो गया, या कोई निकाय हो गया, बॉडी हो गया, या कोई इंस्टीट्यूशन या संस्था हो गई, अगर उस संविधान के द्वारा बनाई गई है, या जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, संविधान के अनुच्छेद
जो निर्वाचन आयोग 124 में, यूपीएससी लोक सेवा आयोग, ऐसे आपका बहुत सारे अन्य संस्थाएं हैं जो संविधान के द्वारा उनका गठन किया गया या संविधान के अधीन वो स्थापित हैं, वो आती हैं। दूसरा, या फिर पार्लियामेंट या संसद ने कानून बनाया, उस कानून के अंतर्गत कोई निकाय स्थापित किया गया, जैसे लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून आप देखते हो 2013 में पारित किया जाता, तो भी निकाय इसी के अंतर्गत आएगा। तो पार्लियामेंट या संसद के द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत भी कोई भी संस्था या निकाय इसमें आएगा, यानी अथॉरिटी आएगी। दूसरा हमने कहा इसके अंतर्गत कौन, इंस्टीट्यूशंस आएंगे। और तीसरा हमने इसी के अंतर्गत और क्या कहा था, तो हमने कहा था बॉडी कोई भी, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, मुख्य सूचना आयुक्त हो गया, तो ये सब इसी के अंतर्गत आपका पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो हमने कहा पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशंस या कोई अन्य इसी प्रकार का अन्य इकाई, यूनिट जो संविधान के द्वारा या संविधान के अंतर्गत बनाया गया। दूसरा, पार्लियामेंट के किसी कानून के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। तीसरा, इसे राज्य विधान मंडल के अंतर्गत किसी कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया, वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा। और चौथा, या फिर एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए नीति आयोग। नीति आयोग ये एग्जीक्यूटिव के किसी भी डिसीजन के अंतर्गत अगर स्थापित किया गया तो भी निकाय इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना कुछ आपका क्या किया गया, इसमें कहा गया। इतना ही नहीं, अगर कहा गया ऐसी कोई भी इकाई या बॉडी या निकाय जो यानी कंट्रोल्ड या सब्सटेंशियली पर्याप्त रूप से उसका वित्तयन सरकार के द्वारा किया जाता है, या ऐसा या तो सरकारी या निजी कोई भी ऐसी इकाई जो पर्याप्त रूप से सरकार से फंडिंग प्राप्त करती है या सरकार के पैसे से उसका पालन पोषण होता है, या ऐसा कोई भी गैर सरकारी इकाई या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सरकार के द्वारा उसको फंडिंग उपलब्ध कराई जाती है, वह निकाय भी इसके अंतर्गत यानी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत शामिल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एनजीओ अगर सरकार से फंडिंग ले रहा है तो एनजीओ भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं पीएम केयर्स फंड की। आप जानते हो पीएम केयर्स फंड से इस बार क्वेश्चन बन सकता। तो पीएम केयर्स फंड की हम बात करें तो पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब हुई, अगर हम ये बात करें तो पीएम केयर्स फंड की स्थापना ध्यान दीजिएगा 28 मार्च कब किया गया था, तो 28 मार्च, ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 28 मार्च 2020 को इसका क्रिएशन किया गया, इसका सृजन किया गया। और बाकी जानते ही हो लक्ष्य क्या था, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड में जो आम जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा स्वैच्छिक रूप से या विदेशी किसी भी देश या संस्था के द्वारा अगर कोई पैसा इसमें दिया जाता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसी के लिए 28 मार्च, ये डेट याद रखिएगा, 28 मार्च 2020 को इसका सृजन किया जाता है। और किस रूप में किया जाता, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री केयर्स फंड का किस रूप में स्थापना हुआ था, तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में, सार्वजनिक धर्मार्थ, या इसको क्या चैरिटेबल को धर्मार्थ शायद बोलते हैं, तो ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसका गठन किया गया था। अगर अध्यक्ष की बात करें पीएम केयर्स फंड की, तो आप जानते हो इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, एक्स ऑफिशियो प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके पदेन एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी कौन कौन होते हैं, तो पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टीज यानी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, चूँकि बाहर से भी पैसा आता है
तो इसमें आपका दूसरे देश भी या संस्था इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी इसमें फंडिंग की गई है। तो इसलिए इसमें ट्रस्टी किसको किसको बनाया गया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्री को, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्री को, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी वित्त तो रहेगा ही, वित्त मंत्री को इसका पदेन ट्रस्टी बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा। तो ये तीन है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को ट्रस्टी के रूप में पीएम केयर्स फंड का यानी बनाया गया है, जबकि अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये पहली न्यूज़ कवर हुई, अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। अगला दूसरा देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट था। तो जनजाति मामलों का मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसे कहा जाता। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा अभी क्या किया गया, 23 एडिशनल यानी MFP लिखा है, इसका मतलब क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु वनोपज इसे हिंदी में कहा जाता, या इसी को गौर वनोपज कहा जाता। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यानी MSP यानी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इनमें जो 23 अब MSP जो घोषित की जाएगी, उनमें 23 जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको भी शामिल कर लिया गया, जिनमें कौन कौन है। तो 1 तुलसी सीड्स है, अगले बाद 1 जीरा जो जंगली जीरा होता, 1 माने जंगल होता, तो जंगली जीरा जो होता है, जंगली तुलसी है, मशरूम है, ब्लैक राइस यानी काला चावल होता, जोहर चावल होता, ये जो जंगली रूप में स्वतः प्राकृतिक रूप में स्वतः ये उपलब्ध होते हैं। और जो जनजाति जंगल में आदिवासी जैसे बनमानुस इत्यादि के नाम से आप पुकारते हो, उनके द्वारा इनका संरक्षण किया जाता, वह उनकी जीविका का लाइवलीहुड का प्रमुख मेजर सोर्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा, माइनर यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, इसी को लघु वनोपज के नाम से जाना जाता। तो लघु वनोपज की बात करें तो जैसे आपका महुआ हो गया, तेंदू हो गया, आप पत्तल बनाने के लिए जो जनजातियाँ इकट्ठा करती हैं, शहद हो गया, वैक्स हो गया, तो इस प्रकार के जो बांस भी इसमें ध्यान रखिएगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हम शामिल कर दिया गया, क्योंकि आपका भारतीय वन अधिनियम 1927 जो था उसमें संशोधन किया गया। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बांस भी आता है। पिछली बार आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी इससे पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन सब का जो आदिवासी जनजाति लोग इनमें इस रोजगार में लगे हैं, उनकी जीविका किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, तो उसी के लिए 23 उत्पाद ऐसे हैं जिनको मिनिमम सपोर्टिव प्राइस के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस क्या होती है उसकी हम बात कर लेते। तो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस का मतलब हुआ कि जो उत्पादन होने के पहले ही सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया जाता कि इस उत्पाद का, फला उत्पाद का इतनी तैयार, जब उसका वो रेडी हो जाएगी, प्रोडक्शन उसका हो जाएगा, तो सरकार इतने पे उसको खरीद लेगी। उसी को मिनिमम सपोर्टिव प्राइस के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या, उद्देश्य हमने बता ही दिया। जो जनजाति लोग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनको उचित मूल्य रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलता रहे। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रहे हैं, तो आपका रिम्यूनरेटिव उचित मूल्य मिलता रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए इसको मिनिमम सपोर्टिव प्राइस में शामिल किया गया। दूसरा, फेयर मॉनेटरी रिटर्न, चूँकि इसका फेयर का मतलब हुआ पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में। इनको अगर मौद्रिक रिटर्न का मतलब हुआ जितनी लागत ये लगाएंगे उसको इकट्ठा करने में श्रम यानी उसमें व्यय करेंगे, अगर उसके बराबर जो आदिवासी जंगली लोग निवासी हैं उनको अगर उसके बराबर उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, तो इस रोज उनकी जीविका जो है, लाइवलीहुड है, वो खतरा उसके लिए मंडराने लगेगा। इसीलिए फेयर मॉनेटरी रिटर्न को सुनिश्चित करने के लिए भी जो 23 यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको MSP के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा इसमें और क्या है, तो इसमें जो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू उनके जो बेचा जा सके, तो बेचने पर यानी जब MSP के अंतर्गत शामिल कर लिया गया तो सरकार को भी रेवेन्यू यानी
पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, क्योंकि इनकी बिक्री अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पे व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनके उत्पादों की हो सकेगी। उदाहरण के लिए शहद बहुत डिमांड होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इससे क्या होगा, कास्ट डिडक्टेड जो इनकी बेचने पर इनका जो लागत कम मिलती थी उन्हें पौने दामों पे ये जनजाति लोग बेच देते थे, उसका क्या एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सकेगा और इनके उत्पादों को यानी बहुत कम कीमत पे इनको बेचने के लिए विवश नहीं होना रहेगा। अगला देख लेते हैं, अगला न्यूज में क्या था, तो अभी नेपाल के द्वारा ध्यान दीजिएगा यानी दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। और ये क्यों लाया गया, क्योंकि अभी काफ़ी आपका देखा टसल देखने को मिला था इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर, क्योंकि भारत ने आपका धारा चूला का आपका पीछे डिस्कशन करेंट में बताए थे, वहाँ से लेकर के बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा धारा चूला से लेकर लेवलेक तक एक आपका रोड का निर्माण 84 किलोमीटर किया गया था। कहाँ जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। तो अभी नेपाल के द्वारा दूसरा संविधान संशोधन किया गया और यह 20 मई को एक नया नवीन मैप जारी किया गया। उसमें लेपुलेख दर्रा, काला पानी और लिम्पियाधुरा इनको नेपाल का हिस्सा माना गया है। नेपाल का हिस्सा नेपाल के मैप में दर्शाया गया, तो ये आपका भारत के लिए चिंता की बात है। तो लिम्पियाधुरा, लेपुलेख, काला पानी इसको नेपाल का हिस्सा माना गया, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। आगे देख लेते हैं अगला कि अन्य क्या करंट में था, तो बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार की ये फिश है, मछली की है प्रजाति, स्पीसीज है, उसी को बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश के नाम से जाना जाता है। असल में इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो स्कॉर्पिनोस्प, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो स्कॉर्पिनोस्पिस नेगलेक्टा, नोस्पसिस नेगलेक्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी जो डंक मारने की क्षमता होती, इसके डंक में वेनोमस होता, जहर होता है, और इसीलिए ध्यान दीजिएगा ये जिसको यानी डंक मारती है उसके अंदर जहर फैल सकता। तो इसके जो स्पाइंस होते हैं, पंखुड़ी होती है, उसमें क्या पाए जाते, उसमें उसमें जो डंक मारती है, तो डंक मारने पर उसमें जहर होता है। और ध्यान दीजिएगा एक ऐसी मछली है जो समय समय पर अपना कलर भी बदलती रहती है, समय समय पर एबिलिटी इसके अंदर होती है कलर बदलने की। और ये जो मछली है इसको स्कॉर्पियन फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्पाइंस में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, इसलिए इसी को स्कॉर्पियन फिश के नाम से जाना जाता है। आखिरकार ये अभी पहली बार हुआ कि भारत के गल्फ ऑफ मन्नार, जानते ही हो पाक जल संधि जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार और अब देखते हो ये भारत है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये भारत है श्रीलंका, तो यहाँ पर आपका क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार पाई जाती है, जो भारत एवं श्रीलंका को यहाँ पर पाक जल संधि है वो आपकी अलग करती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो इसी गल्फ ऑफ मन्नार में ये आपका दिखाई दी है, और यहाँ पर एक आपका तमिलनाडु के तट पे है, ये आपका सेथुकरई कोस्ट पर ये देखी गई है। अगला देख लेते हैं, नेशनल कैरियर सर्विस को लेकर के था। असल में इसको फिर से पहले से कार्यक्रम चल रहा था, राष्ट्रीय कैरियर सेवा के नाम से इससे जाना जाता, नेशनल कैरियर सर्विस। इससे क्वेश्चन भी पिछले ईयर में पूछा जा चुका है। तो आखिरकार ये फिर क्यों चर्चा में आया, क्योंकि इसे फिर से रीस्टार्ट किया गया है। अभी आपका
आपका लॉकडाउन के दौरान, और जान लीजिए अब यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा नेशनल करियर सर्विस को यानी लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत किया जाता है, तो इसके अंतर्गत फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। आपको आपके करियर से रिलेटेड जो कुशलता प्रशिक्षण है, स्किल ट्रेनिंग है, उसको ऑनलाइन मोड में अब क्या फ्री में ऑफर किया जाएगा। लेकिन शर्त है इसके लिए ऐसे रजिस्टर्ड यानी व्यक्ति जो जॉब सीकर्स हैं, जॉब खोज रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और किस प्रकार की ट्रेनिंग होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की होगी, व्यक्तित्व विकास की होगी, जिसमें कॉर्पोरेट शिष्टाचार, कॉर्पोरेट एटिक्वेट की बात की जाएगी, इंटरपर्सनल स्किल को इन्हेंस किया जाएगा और प्रेजेंटेशन पर मेन फोकस यानी प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगला देख लेते हैं जो काफ़ी चर्चा में रहा है, INS, ध्यान दीजिएगा, INS कलिंग। INS कलिंग पर अभी क्या हुआ, एक मिसाइल पार्क क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, INS कलिंग पर एक मिसाइल पार्क क्या स्थापित किया गया, मिसाइल पार्क, इसी को अग्निप्रस्थ के नाम से जाना जाता, इसको स्थापित किया जाएगा। तो INS कलिंग पर मिसाइल पार्क का नाम क्या है, अग्निप्रस्थ। तो पूछा जा सकता है अग्निप्रस्थ क्या है, ये मिसाइल पार्क है और किस पे स्थापित किया जाएगा, तो INS कलिंग पर स्थापित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं INS कलिंग, तो इसे कब, तो ध्यान दीजिएगा, INS कलिंग को 1981 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। बात करें जो अग्निप्रस्थ है, ये डेडिकेटेड किसके लिए होगा, इसमें सभी प्रकार के ऑफिसर्स होंगे, नाविक होंगे, सेलर्स होंगे तथा अन्य प्रकार का जो सपोर्टिव स्टाफ है यानी सहायता प्रदान करने वाला, वो भी इसमें होगा। तो ऑल ऑफिसर्स, सेलर्स, सपोर्ट स्टाफ, इन सबको समर्पित करके इसीलिए इसका नाम भी रखा गया, कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपका नाम बताए भी हैं, अग्निप्रस्थ इसीलिए इसका नाम रखा गया। और इसे विशाखापत्तनम, या ध्यान दीजिएगा, विशाखापत्तनम में एक आपका स्थान है यानी भीमुनिपत्तनम में, वहाँ पर आपका विशाखापत्तनम में ईस्टर्न नवल कमांड, वहीं पर इसे तैनात किया जाएगा। तो इससे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगला जो न्यूज में था, इसकी हम बात कर लेते हैं, महेश नवमी को लेकर के था, ये PIB में भी था, इसको PIB से हमने उठाया है। तो महेश नवमी पूछा जा सकता है, रामनवमी आप जानते हो, वैसे महेश नवमी होता है। यह मुख्यतः मेनली राजस्थान में इसका आयोजन महेश नवमी का किया जाता, और महेश नवमी जो है ये शिव को समर्पित है, और इसमें महेश्वरी एक समुदाय होता है, भगवान शिव भोले आप नाम जानते हो, शंकर भगवान के कई नाम हैं, तो उन्हीं को समर्पित है। महेश्वरी समुदाय के लोगों के द्वारा इसका सेलिब्रेशन किया जाता, इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता, तो ज्येष्ठ महीने में की शुक्ल पक्ष की नौवीं जो होती है, 9वें दिन या शुक्ल पक्ष की 9वें दिन नवमी को मनाया जाता। इस साल या कब यानी हुई है, 31 मई को हुई है, इसलिए 31 मई को महेश नवमी मनाया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला जो अभी PM हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा महीने के अंत में मन की बात की जाती, उसी मन की बात में क्या किया गया, माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट की बात कही गई है। जब योगा 21 जून को मनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि इसमें कंटेस्टेंट होंगे तो अपना विचार रखेंगे, और जो उसमें प्राइज भी 3 प्रकार के घोषित किए गए, तो इसी का नाम माई लाइफ माई योगा, मेरा जीवन मेरा योगा की बात की गई है। तो माई लाइफ माई योगा, इसी को जीवन योग कॉन्टेस्ट के नाम से भी जाना जाता, और ये वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट होगा। क्या होगा, वीडियो ब्लॉगिंग। अगर पूछा जाए माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट क्या है, तो वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। इसे विकसित किसके द्वारा किया गया, तो आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च 1949 में स्थापित किया गया था। इसके बारे में डिटेल पीछे आपको बता चुके हैं ICMR, इसीलिए सभी वीडियो आप सुना करिए, यकीन मानिए कोई करंट आपका छूटने वाला नहीं है। आयुष मंत्रालय के बारे में भी पीछे चर्चा
कर चुके हैं। तो आयुष मंत्रालय व ICMR के द्वारा दोनों के द्वारा मिल करके माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट की शुरुआत की जाएगी। मन की बात में जैसा कि पीछे हमने बताया कि PM मोदी के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया और ये छठा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून 2020 को मनाया जाएगा। तो इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। इसका मतलब आप 20 से 6 घटा दीजिए तो पहली बार योगा दिवस कब मनाया गया था, तो ध्यान दीजिएगा 2015, उसके बाद 2016, 2017, 2018, तो उसके बाद 2019 और 2020। काउंट करो, देखो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो पहली बार योगा दिवस कब मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ये छठा होगा 2020 का, तो 2015 में पहली बार मनाया गया था। पहली बार 2015 में मनाया गया था, तो ये छठा होगा 21 जून को, जो कि योगा दिवस मनाया जाएगा। और इसमें पुरस्कार राशि भी अच्छी खासी है। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 50,000 और थर्ड प्राइज के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसका आयोजन जो होगा वो नेशनल व ग्लोबल यानी राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो अभी अन्य न्यूज में क्या था इसकी हम बात कर लेते हैं। तो काफ़ी न्यूज में था अभी हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट अधिनियम को लेकर के था, जो कि 2020 में ये पारित किया गया है। तो हरियाणा सरकारी भाषा संशोधन अधिनियम 2020 को लेके था। क्योंकि लॉयर्स के द्वारा जो वकील थे उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यानी एक दलील पेश की गई, एक याचिका दायर की गई कि उनके जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी तथा कोई भी यानी आपका राइट टू फ्रीडम टू प्रोफेशन, इसके अंतर्गत उसका हनन हुआ है। क्योंकि हिंदी केवल एक अकेली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में थोपना ये आपका तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि कुछ वकील जो फ्लुएंट होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, तो इसलिए नॉन हिंदी वालों के लिए समस्या हो जाएगी, वो आपका बहुत ज़्यादा यानी बहस नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनके द्वारा लॉयर्स के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की गई है। अब बात कर लेते हैं कि जो क्या प्रोविज़न किया गया। तो अनुच्छेद 348 से सुप्रीम कोर्ट में क्या हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा, तो इसकी बात की गई। 348 फर्स्ट में कहा गया सुप्रीम कोर्ट में जो जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, कार्रवाई होगी, वह केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। उसके बाद 348 2 में कहा गया, तो 348 में कहा गया हाई कोर्ट में जो भी कार्रवाई होगी यानी हाई कोर्ट की, वो भी आपकी किस में होगी, अंग्रेजी में होगी। लेकिन इसी के साथ ये भी कहा गया कि अगर गवर्नर चाहते हैं उस राज्य के, तो अन्य भाषाओं को भी एज ए कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर सकते हैं। जैसा कि इसके कोई प्रश्न ये उठता है क्या हरियाणा पहला राज्य है जो ऐसा करने जा रहा था? नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आपका अपनी हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी के रूप में भी स्वीकार किया है। तो इसको लेकर के ये विवाद रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 348 आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता, पूछा जा सकता। अगला क्या चर्चा में रहा है, तो अभी आपका स्पेस एक्स जो कि एक निजी, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी है। कहाँ की? अमेरिका की, और इसके मालिक हैं एलन मस्क। ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इसके द्वारा फर्स्ट क्रू मिशन यानी कुछ चालक दल के साथ पहली बार 31 मई 2020 को यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 2 व्यक्तियों को भेजा गया है। तो पूछा जा सकता ये 2 व्यक्ति कौन हैं? तो 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले व्यक्ति हैं बॉब बेकन और दूसरे हैं डूग हार्ले। बॉब बेकन व डूग हार्ले को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतारा जाएगा और यह 2011 के बाद
पहला मिशन होगा जिसे अमेरिका की भूमि से लॉन्च किया जाएगा। अगला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल को स्थापित किया गया है या लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा, तो कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, अगर कोविड-19 जैसा कोई भी फ्यूचर में इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ना होने पाए तो इसी की मॉनिटरिंग में जो सहायता प्रदान करने के लिए किसको लॉन्च किया गया, कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल को लॉन्च किया गया है। तो ये पूछा जा सकता। अगला, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा दो प्रोजेक्ट का शुरुआत की गई, का शुभारंभ किया गया। एक 45 मेगावाट की है, एक 44 मेगावाट की है। 45 मेगावाट का नाम क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा, निम्मो बैजगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो पूछा जा सकता है निम्मो बैजगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेह जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा, और दूसरा स्थापित किया गया, और दूसरा है चूतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो चूतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक कारगिल जम्मू कश्मीर में, दो आपका जम्मू कश्मीर व लद्दाख दो आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। काफ़ी डिटेलिंग जम्मू कश्मीर की दर्रे से लेकर के हर एक कहानी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर दी है। अगर रिपीट करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो पीछे एक वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो आपका करंट में अभी न्यूज़ क्या है, निम्मो बैजगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेह में जो कि 45 मेगावाट और दूसरा 44 मेगावाट का चूतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कारगिल में स्थापित किया गया है। अगला देख लेते हैं, अभी गोवा फाउंडेशन डे मनाया गया। कब हर साल मनाया जाता, तो गोवा फाउंडेशन डे 30 मई 2020 को इस साल मनाया गया। हर साल 30 मई को गोवा फाउंडेशन डे मनाया जाता, क्योंकि गोवा पर किसका कब्जा था, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। और पुर्तगाली ये वही है जो पहली बार सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो 1961 में भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया जाता, और ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाल से छीन करके गोवा को भारत का 1961 में कौन सा 25वां राज्य बनाया जाता। आपको बता दें, भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वह गोवा है। वह कौन सा है, गोवा है, ये ध्यान रखिएगा। और गोवा करंट में अन्य अगर कोरिलेट करें तो गोवा पहला राज्य है जो आपका कोविड-19 से मुक्त हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कोविड-19 से या लॉकडाउन को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन है, गोवा ही है। अगला देखिएगा, वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन डे मनाया गया। इसी को विश्व तंबाकू प्रतिषेध या निषेध दिवस के रूप में हर साल हम 31 मई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हर साल हम 31 मई को विश्व तंबाकू प्रोहिबिशन डे प्रतिषेध या निषेध दिवस मनाते हैं। इसमें तंबाकू और धूम्रपान से इत्यादि से बचाव करने के लिए यानी आपका मनाया जाता। मेन फोकस होता है तंबाकू से कैंसर इत्यादि की बीमारियां फैलती है, तो उसी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए वह तंबाकू के कंजप्शन या उपभोग को कम करने के लिए हर साल वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन डे मनाया जाता, और ये 31 मई को मनाया जाता। 2020 की थीम पूछें तो थीम क्या है, प्रोटेक्ट यूथ यानी नवयुवकों को बचाना फ्रॉम इंडस्ट्री मनीपुलेशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम यूजिंग टोबैको एंड निकोटीन, क्योंकि नवयुवक के द्वारा चिलम, भांग, गांजा, चरस इत्यादि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता। तो इसी पर फोकस इस बार की थीम है, प्रोटेक्ट यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मनीपुलेशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम यूजिंग टोबैको एंड निकोटीन। और इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया, कैंपेन भी चलाया गया, #टोबैको एक्सपोज्ड। तो ये पूछा जाए, अगर थीम पूछी जाए तो ऊपर वाली है, कैंपेन पूछा जाए तो #टोबैको एक्सपोज्ड नामक कैंपेन भी चलाया गया। अब कभी कभी कैंपेन भी पूछ लिया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज में था, इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे
को लेकर के था। तो ये अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता, तो 1 जून को हर साल इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। अगला अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें तो 1 जून को इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता और 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, यानी बच्चा दूध पिएगा तभी तंदुरुस्त होगा। तो आप ऐसे इंटरलिंक कर सकते हो दोनों के। तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून 2020 को मनाया गया। और 2020 की अगर थीम की बात करें तो क्या थीम रही है, द 20th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे। क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी 2001 से, तो 2020 में 20वां हो गया। ध्यान दीजिएगा 20th एनिवर्सरी, तो थीम भी इसीलिए रखी गई। इसका मनाए जाने की शुरुआत किसके द्वारा, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2001 से की गई थी। 2001 से की गई थी, तो इस बार 20 साल इसके हो गए। तो द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इसकी थीम रखी गई है वर्ल्ड मिल्क डे की, जो कि हर साल 1 जून 2020 को मनाया जाता। अगला हम अन्य बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर टाइप के। तो 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अभी जो नाम सुझाया गया है रोहित शर्मा, जो कि इंडियन क्रिकेटर टीम के ओपनर हैं। तो ये आपका BCCI के द्वारा बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हीं का नाम सुझाया गया है। तो ध्यान रखिएगा रोहित शर्मा की संभावना है कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए दिया जाएगा। अगला जो न्यूज में था, न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसी को दूसरे नाम से और किस नाम से जानते हैं, ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं। तो ब्रिक्स बैंक का पहला अध्यक्ष इंडिया को बनाया गया था, जबकि अभी हाल ही में 2020 में इसका अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, तो इसको बनाएगा मार्कोस ट्राइजो को बनाया गया। तो मार्कोस ट्राइजो कहाँ के हैं, ब्राज़ील के पूर्व डिप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं या आर्थिक मंत्री हैं। तो इन्हीं को क्या किया गया, डिप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर को, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसी को ब्रिक्स बैंक के नाम से पहले जाना जाता था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्कोस ट्राइजो को, जो कि ब्राज़ील के पूर्व डिप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, इनको बनाया गया है। अब हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ब्रिक्स देशों के द्वारा, और ब्रिक्स के बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल पूरी कहानी कैसे क्या इसका गठन होता बहुत डिटेल में बताया। तो इसका गठन ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद उसी के अंतर्गत आपका इसका एक सम्मेलन होता है, और उसी आपका साउथ अफ्रीका में। तो उसी सम्मेलन के अंतर्गत 2014 में इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक को एज ए ब्रिक्स बैंक के रूप में स्थापित किया जाता। अगर पूछा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित किया गया था, 2014 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा IAS में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वह संघाई में है, चाइना के संघाई में है। अगला जो अन्य न्यूज में था उसकी बात कर लेते हैं। तो बेजान दारूवाला की अभी डेथ हो गई। तो ये आपके फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष शास्त्री थे। इनका जन्म की बात करें तो बॉम्बे में, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। कोरोना वायरस से क्या थे, ग्रसित थे। अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, बेजान दारूवाला पूछा जा सकता ये क्या थे, तो कोरोना से इनकी डेथ हुई है। अगला हम बात कर लेते हैं जो अन्य न्यूज में था। तो अगला हम बात कर लेते हैं, अगला G7 को लेकर के था। असल में विश्व की 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं या प्रमुख विश्व की 7 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह या संगठन था। इसी में हाल ही में भारत व दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया, तो इसलिए ये न्यूज में रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अन्य कौन कौन से अन्य हैं। तो हमने इसमें देखो बनाया ABC, याद रखिएगा, और इसके बाद
नहीं है, EFG और G के बाद J आपका है, उसके बाद भारत व दक्षिण कोरिया हाल ही में शामिल की गई हैं। तो हम A से आपका अमेरिका हो गया, B से आपका ब्रिटेन हो गया, C से आपका कनाडा हो गया, E से इटली हो गया, F से फ्रांस हो गया, G से जर्मनी हो गया, J से आपका जापान हो गया। तो ABCEFG और उसके बाद J, इतने 7 पहले थे, अभी ये पूछा जा सकता 7 है तो कोई नई बात नहीं, इसमें देश भी पूछा जा सकता है। तो G7 को लेकर के ये आपका न्यूज में रहा है। तो ABC व EFGJ को लेकर के ये आपका ध्यान रखिएगा, ABC और EFGJ और साथ में भारत व दक्षिण कोरिया को भी शामिल कर लिया गया है। अन्य कुछ अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी फ़ोटो जो पहला ब्राज़ील के जिनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया, मार्कोस ट्राइजो साहब हैं। अगला हम बात करें तो ये आपका दारू वाला हैं, एस्ट्रोलॉजर, जिनकी अभी डेथ हो गई। इनकी बात करें तो इनको सभी लोग जानते हो, बताने कोई ज़रूरत नहीं है, रोहित शर्मा जी हैं। तो ये आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। आपसे केवल एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।